हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। तो हमने आपको बताया था कि हम बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में, जैसे ग्रुप डी हो गया या फिर और भी एग्जाम हो गया आपके जो साइंस से रिलेटेड है, यानी कि जिस एग्जाम में आपका साइंस पूछा जाता है उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आए हैं, जिसमें डेली बाय डेली हम कितने क्वेश्चन हल करेंगे, 10 हल करेंगे, जो कि कल से हमारा स्टार्ट हुआ है। कल हमने 10 क्वेश्चन जो है आपको इससे रिलेटेड कराए थे कि साइंस का जो पूरा मिक्स जो क्वेश्चन है, जिसमें फिजिक्स भी आएगा, कुछ केमिस्ट्री भी आ सकते हैं, कुछ बायोलॉजी से भी आएंगे, ठीक है ना। तो इनको हमें अच्छे से क्या करना है, अध्ययन करना है। हमने एक वीडियो जो है अपलोड किया कर दिया था, ठीक है। अब दूसरा वीडियो जो है आज हमारा होगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारा देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रतिध्वनि होती है तो जैसे ही हम बोल रहे हैं तो ये जाकर आवाज जो है किसी न किसी से क्या हो रही है, टकरा रही है। क्या हो रही है, टकरा रही है, और टकरा कर पुनः वापस आ रही है। इसका मतलब कि इसका क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तन। यानी कि जब ध्वनि का परिवर्तन होता है तभी जो है ध्वनि हमको क्या होती है, सुनाई देती है। तो इसका जो आंसर होगा कि ध्वनि तरंगों का परिवर्तन, यानी कि ध्वनि की तरंग जो होती है उसका परिवर्तन होता है तभी वो ध्वनि जो है सुनाई देती है। बात इसी पे आती है कि परिवर्तन के नियम में आपने पढ़ा है, एक परिवर्तन का, कि अगर हम आपको देख रहे हैं या आप हमको देख रहे हैं, इसका मतलब कि परिवर्तन हो रहा है। जब परिवर्तन होता है तभी एक दूसरे को कोई वस्तु जो होती है वो दिखाई देती है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। उसी प्रकार से ये है कि जब तक कि ध्वनि तरंगों का परिवर्तन नहीं होगा तब तक जो है ध्वनि जो है सुनाई नहीं देगी, ठीक है ना। तो प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि सुना जा सकता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है कि दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है तो इससे बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, दो समान जब दर्पण रखे हुए हैं, दो समान क्या है, दर्पण रखे हुए हैं यानी कि समांतर, और बीच में रखा गया एक धातु का आपका गोला। क्या रखा गया है, धातु का गोला रखा गया है। अब ये कह रहा है कि जब दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के गोले को रखा जाता है तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये जो आता है इसका रिफ्लेक्ट इस पे पड़ता है और फिर इधर इसका प्रतिबिंब बनाता है, फिर इधर से ये जो है दर्पण के सामने पड़ता है और फिर दर्पण से टकराकर प्रतिबिंब बनाता है। और यह प्रक्रिया इसमें लगातार चलती रहती है। यह प्रक्रिया जो होती है लगातार क्या होती है, चलती रहती है। और जब लगातार ये प्रतिक्रिया चलती रहती है तो इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो हमारा अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। इधर टकराएगी फिर इधर प्रतिबिंब बनाएगी, फिर इधर से टकराएगी फिर इधर प्रतिबिंब बनाएगी, यानी कि लगातार इसका प्रतिबिंब क्या होता जाता है, बनता जाता है। तो लगातार जो प्रतिबिंब बनता है तो वहां पे कह देंगे कि जब दो समांतर दर्पण के बीच में कोई धातु का गोला रखा जाता है तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो आपका अनंत होती है, ठीक है ना। तो इतना याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, ठीक है। तीसरे प्रश्न में चलते हैं कि डिप्थीरिया जो है बीमारी प्रभावित करती है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग सुने भी होंगे गले में जो खसरा जो होता है, खसरा का मतलब समझ रहे हैं ना, अरे सर्दी जुकाम जो होता है तो किसके कारण होता है, तो आपका डिप्थीरिया के कारण होता है, ठीक है ना। तो जो गले में खराश होती है या हल्का हल्का सा बुखार होने लगता है आपको, ठीक है ना, तो वो होता है आपका डिप्थीरिया, ठीक है ना। डिप्थीरिया के कारण ही हमें जो बीमारी होती है वो गले से संबंधित होती है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ध्यान रखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा विबग्योर का नाम। किसका नाम, विबग्योर का नाम। तो विबग्योर का नाम क्या आता है, तो नीचे से VI यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, VIBGYO और सबसे ऊपर होता है R, ठीक है ना, विबग्योर। यानी कि नीचे भी होता है, ऊपर क्या होता है, R होता है। यानी कि नीचे से जब भी ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसका तरंगदैर्घ्य याद रखना क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें क्या कह रहा है, जब नीचे से ऊपर आप जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, तरंगदैर्घ्य आपका घटेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो हम कहेंगे कि जब नीचे से ऊपर जा रहा है इसका मतलब कि सबसे ऊपर कौन सा है, तो लाल है, रेड। आर का मतलब क्या होता है, रेड, यानी कि सबसे ऊपर रेड जो है, इसका मतलब ये हुआ
कि लाल जो होगा उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ठीक है ना। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक क्यों होती है, ये आपको पता चल गया ना। हाँ, अब पूछता है कि इस तरंग दैर्ध्य का जो होता है किसके कितने और कितने के बीच में होता है, तो आप याद रखिएगा 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 3900 एंगस्ट्राम से लेकर आपका 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। ठीक है, 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। इसी के बीच में माना जाता है। कभी कभी 78 की जगह पे आपका 76 भी दे देता है, 75 भी दे देता है, तो हम यही मानेंगे। ठीक है, तो इसके बीच में इसका तरंग दैर्ध्य होता है और हमेशा एंगस्ट्राम में होता है। किसमें होता है, एंगस्ट्राम में होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको कि तरंग दैर्ध्य किसकी सबसे अधिक होगी, तो रेड की। पूछेगा कि अगर कम किसकी होती है, तो हम कहेंगे कि वायलेट यानी कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और ये जो प्रश्न हम हल कर रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, तो वो होता है आपका लाल रंग का। सबसे कम किसका होता है, तो कहेंगे बैगनी रंग का। ठीक है, चलिए अब ऊपर से आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। और याद रखिएगा 1 माइक्रोन जो होगा आपको मीटर में नहीं देगा, ये आपको मिलीमीटर में देगा। किसमें देगा, मिलीमीटर में देगा। ठीक है ना, तो मिलीमीटर में निकालना है तो हमको पता है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये तो पता है ना। ठीक है, मुझे पता होगा कि आप लोगों को भी पता है। ठीक है, तो जब जानते हैं 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है, हमें इसको निकालना होता है किसमें, मिलीमीटर में। हमारा जो मान देगा ये मिलीमीटर में देगा। ठीक है ना, तो मीटर में दिया है, हम जानते हैं इसको अगर मिलीमीटर में हमको बदलना है, किसमें बदलना है, मिलीमीटर में बदलना है, तो कितना मिलीमीटर होगा। तो हम जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो इसको जब हम बदलेंगे तो हमको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है कितना, तो कहेंगे कि सर 1000 मिलीमीटर होता है। यानी कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो अब कहेंगे आपसे कि 10⁻⁻6 मीटर में कितना होगा, तो कहेंगे कि सर 10⁻⁻6 मीटर में हम इसमें गुणा करा देंगे इतना से। क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू हमको पता हो गई कि इतना मिलीमीटर है, तो क्या 10⁻⁻6 मीटर का वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं, तो कहेंगे कि सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, गुणा। अरे बात आती है यार ऐसे कि अगर एक कलम जो है 100 रुपए में मिल रही है, किसमें मिल रही है, 100 रुपए मिल रही है, तो क्या आप नहीं कर सकते हैं कि 15 कलम कितने में मिलेगी, तो क्या करते हैं, तो कहेंगे सर गुणा करते हैं, यानी कि 1500 में मिल जाएगा। हालांकि कलम 100 रुपए के नहीं मिलती है ना, हाँ मिलती है। तो आया समझ में आपको, यहाँ से हाँ गुणा कर देते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे, 10⁻⁻6 मीटर में इसको गुणा कर देंगे हम। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो आप जानते हैं ना, गुणा भी नहीं करने आएगा, चले हम करते हैं। 10⁻⁻6 जब इसका गुणा करेंगे हम तो 10⁻3 इसमें घट जाता है, यानी कि 10 का पावर घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। और 10⁻⁻3 का मतलब आपको पता है, नहीं पता है तो ध्यान रखिए। आप सीधा सीधा 1 लिखिए। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ऊपर 3 है ना, तो 3 के बाद से पॉइंट लगा दीजिए। अब पॉइंट लगाने आता है ना आपको, उल्टा समझ रहे हैं ना, माइनस है तो उल्टा है। अब नहीं रहता तो सीधा लास्ट में 0 लगाते हैं, वो तो सबको आता है। लेकिन -3 है, यानी कि 3 के बाद हमें दशमलव चाहिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इसके बाद से दशमलव लगा दीजिए, और ये आपका पूरा मिलीमीटर में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, पूरा मिलीमीटर में हो जाएगा। तो आया समझ में। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। बात आती है अगर सीधा सीधा दिया हुआ है मीटर में, तो डायरेक्ट ये बोल देंगे कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। लेकिन हमको बदलना है किसमें, मिलीमीटर में। हालांकि ऑप्शन हमारा इसी में आएगा। ठीक है ना, हाँ 0.01, 0.001, 0.0001 ऐसे करके ऑप्शन चार देगा, तो उसमें से एक चूज करना है और यही हमारा राइट आंसर होगा। हालांकि ध्यान रखिएगा जितने भी प्रश्न है, हालांकि इस प्रश्न में ये जो प्रश्न है ये आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, हाँ तो इसको याद रखिएगा कि 0.001 मिलीमीटर होता है। हाँ कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, इसके इधर भी हम लोग 0 लगा सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है यार, 100 बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो समझ में आया ना यहाँ तक। चलिए 5वां प्रश्न भी हो गया कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 0.001
मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इतना चीजें क्लियर हो गया ना आपको? कहें कि बिल्कुल सर। आगे चलिए, आगे बात करते हैं कि सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है। तो याद रखना कि सभी गैसें जो होती हैं वो शून्य आयतन प्राप्त करती हैं। कब? जब उसका मान जो है -273 केल्विन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस? -273 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है उनका आयतन शून्य हो जाता है, ये याद रखिएगा। फिर बात करते हैं इसी पे हम एक बात करते हैं कि परम शून्य ताप किसको बोला जाता है? परम शून्य ताप किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा, परम शून्य ताप हम जो बोलते हैं वो आपका है 0 केल्विन को। किसको? 0 केल्विन को। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो डिग्री सेल्सियस में होता है आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ये इतना होता है। अगर माइनस में कहेगा, अगर सेल्सियस में कहेगा तो ये होगा, अगर केल्विन में कहेगा तो 0 केल्विन होता है। इसी को बोला जाता है न्यूनतम ताप। क्या बोलते हैं? न्यूनतम ताप। यही हमारा क्या होता है? न्यूनतम ताप होता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 3 चीजें याद रखना है कि सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है, तो वो है -273 डिग्री सेल्सियस। और कहते हैं कि यहाँ परम शून्य ताप किसको बोला जाता है? तो परम शून्य ताप जो है 0 केल्विन है, और डिग्री सेल्सियस में पूछे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस ये आपका परम शून्य ताप हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। परम शून्य ताप किसे कहा जाता है? तो 0 केल्विन को कहा जाता है। ठीक, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सभी गैस शून्य आयतन, ये तो हो गया। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। तो अगला प्रश्न 7 नंबर है हमारा। क्या है 7 नंबर? कि एसिड अम्ल, एसिड का मतलब ये होता है क्या? अम्ल। कहेंगे सर एसिड का ही तो मतलब होता है अम्ल। क्या होता है? एसिड का मतलब होता है अम्ल। यानी कि एसिड का अम्ल होता है तो ये क्या करता है? अम्ल बदलता है। क्या बदलता है? तो कहेंगे कि सर यह नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। यानी कि नीले को किस में बदल देता है? तो कहेंगे कि सर लाल में बदल देता है। यानी कि नीला जो लिटमस पेपर है, अगर उसको अम्ल में रखा जाएगा तो किस में बदल देगा? लाल में बदल देगा, यानी कि रेड में बदल देगा। ठीक है, और ठीक इसका अपोजिट आप लोग जानते हैं क्षार का क्या होता है? क्षार जो है ठीक इसका अपोजिट, ये लाल को किस में बदल देता है? नीले में बदल देता है। ठीक है ना, तो एसिड अम्ल बदलता है, ये तो सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इतना तो आसान सबको आता होगा कि नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, यानी कि नीला लिटमस पेपर जो होता है उसको लाल में कन्वर्ट कर देता है। फिर बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। ठीक है, 8वें प्रश्न के बारे में कि चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, या फिर अपवर्तित रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे करके ऑप्शन आएगा। तो याद रखना है कि जैसे चीनी है आपका, ठीक है ना, कह रहे हैं कि चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या हो जाती है? यानी कि जो चीनी आपका है जिसमें मिलाए हुए हैं, अगर ताप आप उस पे दे रहे हैं, ठीक है ना, अगर ताप आप बढ़ा रहे हैं तो चीनी की विलेयता होती है, यानी कि मिलने की जो दर होती है उसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा बढ़ेगी। क्या होगा? बढ़ेगी। चीनी की विलेयता क्या हो जाएगी? तो कहेंगे सर चीनी की विलेयता जो होगी वो बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है 9 नंबर हमारा कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वो है आपका हीरा। कौन सा है? हीरा। हीरा से ही याद रखिएगा आप लोग, ये सबसे कठोर पदार्थ भी है। कठोर यानी कि सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ याद रखिएगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। ठीक है ना, अगर ये तो पदार्थ में रहा, याद रखिएगा, बड़ी कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। ये पदार्थ हो गया। अगर सबसे कठोर धातु पूछे तब क्या कहेंगे? सबसे कठोर धातु कहेगा तब क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा सबसे कठोर धातु जो होता है वो आपका प्लैटिनम होता है। क्या होता है? प्लैटिनम। ये जो है सबसे कठोर धातु है। याद रखिएगा, सबसे कठोर धातु पूछेगा तो प्लैटिनम कहेंगे, और सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो आप हीरा कहेंगे। क्या कहेंगे? हीरा। यानी हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। उसके बाद से कि कार्बन का शुद्धतम रूप भी कौन सा है? आपका हीरा है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका लास्ट, जो कि इस प्रश्न का लास्ट है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। देखिए, इसको 2 तरीके से पूछ सकता है। ऑप्शन में देगा आपको उत्तल, क्या देगा? उत्तल, अवतल, समतल
इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, एक तो इस तरह से दे सकता है, और दूसरा क्या होगा कि दूसरे में होगा आपका कि वो देगा उत्तल, समतल, अवतल, उत्तल, समतल, अवतल और नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक तो तरीका है कि ये इस तरह से ऑप्शन दे सकता है आपका, और एक जो है इस तरह से ऑप्शन दे सकता है। पर हमें इसमें चूज करना है कि सबसे बेस्ट आंसर, अगर इस तरह इसमें देना होगा तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा, और इसमें देना होगा तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब, यानी कि कोई वस्तु रखी गई है उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बन रहा है। ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब का सीधा बन रहा है। सीधा समझ रहे हैं ना, जिसको आभासी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आभासी, यानी कि सीधा। तो सीधा प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा आपका याद रखिएगा किससे बनता है, तो समतल दर्पण से बनता है। कैसे बनता है? समतल दर्पण से बनता है। तो बात करते हैं कि इसमें देखिए, हालांकि समतल से भी बनता है, और एक आपका उत्तल है, इससे भी बनता है सीधा। ठीक है ना, उत्तल दर्पण से भी क्या बनता है? सीधा बनता है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर उत्तल और समतल दोनों आते हैं तो सबसे पहला बेस्ट जो होगा आंसर वो हमारा सीधा के लिए क्या होगा? समतल होगा। ठीक है ना, क्या होगा? समतल होगा। दूसरा, उसके बाद ये उत्तल होगा हमारा। ये नहीं कि आप उत्तल देखेंगे सीधा पहले ऑप्शन पे ही तो उत्तल मार लेंगे। ठीक है, उत्तल नहीं हो सकता है। कौन सा होगा हमारा? समतल होगा। सबसे पहला प्रेफरेंस देना है तो समतल को देना है, उसके बाद किसको देना है? उत्तल को देना है। अब ये नहीं कि उत्तल को लगा के आ जाओगे फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए बात करते हैं कि अगर इस तरह से दिया रहे तो इस तरह से दिया रहे तो देखिए, इसमें देखेंगे यहाँ पे उत्तल है। ठीक है, उत्तल, यहाँ पे समतल है। इसका मतलब कि उत्तल और समतल दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसलिए पहला ही ऑप्शन सही होगा। अब ये नहीं कि उत्तल यहाँ पे देख लीजिए तो अवतल वाला भी मार देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे समतल देख लीजिए तो यहाँ पे अवतल वाला मार लेंगे, गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब दर्पण का सीधा प्रतिबिंब बनने वाला जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है और समतल दर्पण होता है। और जब ये दोनों अलग अलग आ जाए तो सबसे पहले प्रेफरेंस हमको देना है किसको? तो समतल दर्पण को देना है। मुझे आशा है कि ये 10 प्रश्न जो है आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो इससे रिलेटेड हो आपको पास पहुंच जाए। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।